हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट 2 इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। हम लोग पिछले सेक्शन में गैसियस साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। देयर इज एन inexhaustible supply of nitrogen in the atmosphere, but the elemental nitrogen cannot be used directly by most of the living organism। इसमें आपको बतलाया गया है कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा सप्लाई है, लेकिन नाइट्रोजन का जो एलिमेंटल फॉर्म है दैट इज एन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो नाइट्रोजन को एमोनिया, प्रोटीन या फिर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट और एमोनिया बिफोर इट कैन बी टेकन अप। नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए हमको सबसे पहले नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड एमोनिया जैसे कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट करना होगा। हम लोग नाइट्रोजन को इन कंपाउंड्स में बेसिकली 3 तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बाय बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबीना, स्पाइरलिना एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। सबसे पहला मेथड होता है नाइट्रोजन को इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का कि हम लोग कुछ बैक्टीरिया के हेल्प से या फिर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के हेल्प से हम लोग नाइट्रोजन को एमोनिया, नाइट्रेट जैसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन के एलिमेंटल फॉर्म से नाइट्रोजन के कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन का सेकेंड मेथड हो सकता है बाय ह्यूमन यूजिंग इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर्स। ह्यूमंस ने भी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है जिसकी मदद से ह्यूमंस भी नाइट्रोजन के एलिमेंटल फॉर्म को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर थर्ड बाय एटमॉस्फेरिक फेनोमेना लाइक लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म्स। जब भी लाइटनिंग या फिर थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तो उस सिचुएशन में नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हमारे पास बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 प्रोसेस है। सबसे पहला बैक्टीरिया के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है, या फिर ह्यूमंस ने भी ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए हैं जिसके हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। या फिर कुछ एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन होते हैं जैसे लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, इस दौरान भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट में कैसे काम करता है वो हम लोग को देखना है। नाइट्रोजन एट एनी टाइम इज टाइड अप इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर लाइक एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन बहुत समय पे हमारे नेचर के कंपोनेंट्स में मिल जाता है। वो किन किन कंपोनेंट्स में मिलता है? वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिक्स हो सकता है, नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स हो सकता है, नाइट्रोजन वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी नाइट्रोजन मिक्स हो सकता है। द पीरियोडिक थंडर स्टॉर्म्स कन्वर्ट गैसियस nitrogen into ammonia and nitrates, which eventually reaches the earth's surface through precipitation and then into the soil। देखिए, जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो गैसियस नाइट्रोजन एमोनिया एंड नाइट्रेट्स जैसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो अर्थ पे आता है। अर्थ पे किस प्रोसेस से आता है? प्रिसिपिटेशन के प्रोसेस से। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? द फॉलिंग डाउन ऑफ कंडेंस्ड मटेरियल ऑन अर्थ इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मीन्स जब भी कुछ कंडेंस्ड
कंडेंस कहने का मतलब फ्रोजन या फिर लिक्विड फॉर्म ऑफ मटेरियल अर्थ पे फॉल होता है रेनफॉल के फॉर्म में, तो उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन थंडर स्टॉर्म के दौरान एमोनिया एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होकर हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस से, एंड वो अर्थ सरफेस में आके सॉइल में मिक्स हो जाता है। ओके, दिस नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड मूव फॉरवर्ड इन द फूड चेन। ये जब नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स हो जाता है तो प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉइल से ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड अगेन वो प्रोटीन फूड चेन में आगे बढ़ते जाता है एंड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। एमोनिया कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स और आर ऑक्सीडाइज्ड to nitrates or nitrites by certain bacteria which promotes transfer of ammonia into nitrite. ओके, नाउ आपको बतलाया गया है कि कुछ बैक्टीरिया के पास भी ऐसे पावर है जिससे कि वो नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ये एमोनिया प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स एमोनिया को ऑब्जर्व नहीं करते हैं बल्कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को बैक्टीरिया प्रोमोट करके एमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स प्लांट्स दो तरीकों से नाइट्रोजन कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला कि वो नाइट्राइट के फॉर्म में एमोनिया को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एमोनिया नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, एंड उसके बाद प्लांट्स नाइट्राइट को ऑब्जर्व कर ले। ओके, द नाइट्राइट जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NO2 इज फर्दर ट्रांसफर्ड इनटू नाइट्रेट बाय सर्टेन बैक्टीरिया। ओके, जब ये नाइट्राइट हम लोग के नेचर में ऑब्जर्व होता है तो ये नाइट्राइट अगेन नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन प्लांट्स उस नाइट्रेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो इस सेक्शन से हमको क्या पता चला कि प्लांट्स नाइट्रोजन को एमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड या फिर वो एमोनिया पहले नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड उसके बाद प्लांट्स उस नाइट्राइट या नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करके उसमें से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बतलाया गया है the nitrates synthesized by bacteria are taken up by plants and plants convert them into amino acid which are building blocks of protein। अब देखिए, जब भी प्लांट्स नाइट्रेट्स को कंज्यूम करते हैं तो उस नाइट्रेट्स को कंज्यूम करके प्लांट्स एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, एंड वो एमिनो एसिड प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन बेसिकली एमिनो एसिड से ही बना होता है। ओके, सो प्लांट्स नाइट्रेट को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड एमिनो एसिड प्रोटीन बन जाता है। ओके, दिस प्रोटीन देन गो थ्रू द फूड चेन। अब ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड चेन से ले लेंगे। ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन एंड डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म द नाइट्रोजन इज रिटर्न इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। अब ऑर्गेनिज्म ने तो प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लिया, अब जब भी वो एक्सक्रीट करेंगे या फिर जब भी उनका डेथ हो जाएगा तो वो जो एमोनिया उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो सॉइल में जाकर मिक्स हो जाएगा, एंड उसके बाद जब सॉइल में एमोनिया मिक्स हो जाएगा तब कुछ सर्टेन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस एमोनिया को फिर से एलिमेंट्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो इसी नाइट्रोजन के मूवमेंट को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। हम लोग इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इससे वो एमोनियम का फॉर्मेशन करते हैं। इस एमोनियम को प्लांट्स डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इस
एमोनियम को कन्वर्ट करके नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड ये नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन प्लांट्स इस नाइट्रेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। सो हमने बेसिकली क्या देखा, प्लांट्स एमोनिया को डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर वो नाइट्रेट्स को कंज्यूम करते हैं। ओके, एंड जब भी प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो उनके पास जो एमोनिया होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड वो एमोनिया फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास जाते हैं एंड वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस एमोनिया को फिर से एलिमेंट्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स से एनिमल्स में नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफर होता है, प्लांट्स प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, बेसिकली प्लांट्स एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं एंड वो एमिनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं एंड प्रोटीन्स के फॉर्म में ह्यूमंस के पास या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास नाइट्रोजन का इनफ्लो आ जाता है एंड जब भी वो एक्सक्रीट करते हैं या जब भी वो मरते हैं तो वो एमोनिया सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड अगेन जब वो एमोनिया सॉइल में मिक्स हो जाता है तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस एमोनिया को नाइट्रोजन के एलिमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सेडिमेंट्री साइकिल। हमने देखा था कि साइकिल दो तरीके के हो सकते हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल क्या होते थे, वैसे साइकिल जो कि एटमॉस्फेयर में फ्लो करते थे एंड सेडिमेंट्री साइकिल क्या होते हैं, द साइकिल विच अकर इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री साइकिल। ऐसे साइकिल जो कि अर्थ क्रस्ट में फ्लो करते हैं वैसे साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल कहा जाता है। सेडिमेंट्री साइकिल follows a basic pattern of nutrients through erosion, sedimentation, mountain building, volcanic activity, and biological transportation through excretion। sedimentary cycle बेसिकली किस किस पाथ से जा सकते हैं, उनका फ्लो कैसा होता है। तो सबसे पहला वो इरोजन से फ्लो कर सकते हैं। इरोजन मीन्स क्या होता है, रिमूविंग द अपर लेयर ऑफ सॉइल। ओके, सो जब भी अपर लेयर ऑफ सॉइल हटता है, इरोड होता है, तो उस केस में कुछ न्यूट्रिएंट्स मूव कर लेते हैं, उस केस में सेडिमेंट्री साइकिल फॉलो होता है। सेकेंड मेथड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, रॉक्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं एंड जब वो सेडिमेंट्स मूव करते हैं तब भी सेडिमेंट्री साइकिल का फ्लो होता है। नेक्स्ट है माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग के फॉर्मेशन के सिचुएशन में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक एक्टिविटी। जब भी कुछ वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कुछ भी वॉल्केनिक ब्लास्ट होता है, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स देन अर्थ क्रस्ट में फ्लो करते हैं या फिर बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एक्सक्रीशन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं तो उस केस में जो न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस के थ्रू भी कुछ न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर लेते हैं। सो इन सारे केसेस में सेडिमेंट्स फ्लो कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि सेडिमेंट्री साइकिल किस किस साइकिल में होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स है सल्फर साइकिल, पोटेशियम साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल। इन तीन न्यूट्रिएंट्स सेडिमेंट्री साइकिल को फॉलो करते हैं, सल्फर, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सल्फर साइकिल इज एट इंटरमीडिएट ऑफ gaseous cycle and sedimentary cycle because two of its compound hydrogen sulfide and sulfur dioxide add gaseous components to its normal sedimentary cycle। देखिए सल्फर साइकिल बेस्ट एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री साइकिल का। सल्फर साइकिल बेसिकली बीच में लाई करता है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल के बीच में सल्फर साइकिल लाई करता है। सल्फर साइकिल में कुछ गैसियस एलिमेंट्स, गैसियस कंपोनेंट्स भी अवेलेबल होते हैं लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव करता है, वाइल सल्फर के जो रॉक्स होते हैं वो
अर्थ क्रस्ट के थ्रू मूव करते हैं। सो सल्फर बेसिकली एटमॉस्फेयर के थ्रू भी मूव करता है एंड अर्थ क्रस्ट के थ्रू भी मूव करता है। सो ये इंटरमीडिएट में है, ये बीच में है गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल के। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग को सेडिमेंट्री साइकिल का प्रोसेस देखना है, चलिए देखते हैं। द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री साइकिल एक्सेप्ट फॉर ए शॉर्ट गैसियस फेज। सल्फर साइकिल बेसिकली सेडिमेंट्री साइकिल ही है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कुछ गैसियस फेज में फ्लो करते हैं। ओके, सल्फर रिजर्वायर इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड एंड ऑर्गेनिक सल्फर। सल्फर का रिजर्वायर बेसिकली सॉइल एंड सेडिमेंट्स में प्रेजेंट है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कोल, ऑयल एंड पीट। ये सारे कुछ ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स है जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट है, वाइल कुछ इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स जिसमें सल्फर प्रेजेंट है वो क्या है, वो पाइराइट रॉक एंड सल्फर रॉक। ये कुछ इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। ओके, ना हम लोग को एक बात देखने की जरूरत है कि सल्फर कभी भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। सल्फर या तो सल्फेट, सल्फाइड या फिर ऑर्गेनिक सल्फर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट SO4 सल्फर का एक एलिमेंट एंड ऑक्सीजन का 4 एलिमेंट मिलकर सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। सल्फाइड क्या होता है, SO2 सल्फर का एक एलिमेंट एंड ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट मिलके सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑर्गेनिक सल्फर क्या होते हैं, सल्फर एंड कार्बन के एलिमेंट जब मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक सल्फर बोलते हैं। ओके, सल्फर इज रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजनल रन ऑफ, decomposition of by bacteria and fungi and then carried to टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम। देखिए, हमने अभी देखा कि सल्फर रिजर्वायर बेसिकली सेडिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये इसमें से सल्फर कैसे रिलीज होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस हो सकता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, जब भी रॉक्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं जब भी रॉक्स, तो वो अर्थ क्रस्ट में मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस में सल्फर भी अर्थ क्रस्ट में मिक्स हो जाता है। ओके, सो सबसे पहला प्रोसेस सल्फर रिलीज का क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सेकेंड प्रोसेस क्या है, इरोजनल रन ऑफ। जब भी रॉक्स के अपर लेयर हटते हैं, जब भी रॉक्स के अपर लेयर रिमूव होते हैं तो उसमें जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो भी रिमूव होकर अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है। तो ये सेकेंड प्रोसेस हो सकता है जिसकी मदद से सल्फर सॉइल में मिक्स हो सकता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। नेक्स्ट जिससे कि सल्फर सॉइल में मिक्स हो सकता है वो क्या है कि कुछ बैक्टीरिया एंड कुछ फंगस सल्फर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। बेसिकली वो सल्फेट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं एंड उससे सल्फर रिलीज होता है। ओके, एंड जब भी वो सल्फर रिलीज होता है तो वो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एंड एक्वेटिक सिस्टम मीन्स वाटर सिस्टम में मिक्स हो जाता है। ओके, सो सल्फर रिलीज होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इरोजनल रन ऑफ एंड डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से। एंड जब भी सल्फर रिलीज होता है तो वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम में जाकर के मिक्स हो जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग को देखना है सल्फर इज ऑल्सो फाउंड इन गैसियस फॉर्म लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड sulfur dioxide. Sulfur enters the atmosphere from various sources like volcanic eruption, combustion of fossil fuels, from surface of ocean and from gases released during decomposition. देखिए, हमने देखा था कि सल्फर गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। गैसियस फॉर्म में वो किन किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। सल्फर एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में कैसे मिक्स होते हैं, तो उसका सबसे पहला प्रोसेस है वॉल्केनिक इरप्शन। जब भी वॉल्केनो ब्लास्ट होता है तो उसमें से सल्फर रिलीज होता है। इस केस में
सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाता है। सेकेंड प्रोसेस है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें प्रेजेंट सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन। जब भी हम लोग ये जानते हैं कि ओशियंस में सेडिमेंट्स होते हैं एंड उसमें सल्फर प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें सल्फर के पार्टिकल्स भी इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उससे भी सल्फर एटमॉस्फेयर में जाकर के मिक्स हो जाता है। या फिर फ्रॉम गैसेज रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें कुछ गैसेज रिलीज होते हैं, उनमें से एक गैस है सल्फर, तो इस केस में भी सल्फर एटमॉस्फेयर में जाकर के मिक्स हो जाता है। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में सल्फर दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के अंदर जाता है एंड वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो एट लास्ट एटमॉस्फेयर में क्या बचते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरीड बैक टू अर्थ आफ्टर बीइंग डिजॉल्व इन रेन वाटर। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मिक्स्ड है वो अर्थ पे कैसे आते हैं? वो रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं एंड अर्थ पे रेनफॉल के फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, प्लांट्स अपटेक द सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। द सल्फर देन पासेस टू द फूड चेन। प्लांट्स अब सल्फर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? वो सल्फर को उसके एलिमेंट्री फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको अगेन आगे फूड चेन में पास करते हैं। सल्फर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरीड बैक टू सॉइल थ्रू एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मटेरियल। अब हमने देखा कि फूड चेन के थ्रू तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सल्फर आ गया, अब सल्फर अगेन सॉइल में कैसे जाता है? जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं या फिर जब भी वो मरते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो इस प्रोसेस में उनके बॉडी में जो प्रेजेंट सल्फर है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। आई होप आपको सल्फर साइकिल क्लियर होगा। हम लोग एक डायग्राम के थ्रू सल्फर साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट है वो कहाँ से आता है? वो या तो इंडस्ट्री से जा सकता है या फिर एटमॉस्फेयर से जा सकता है। ओके, एंड लैंड्स में जो सल्फर प्रेजेंट है वो फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, नाउ अब उसके बाद क्या होता है? प्लांट्स इस सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इससे देन वो अदर एनिमल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। फूड चेन में जैसे जैसे एनिमल्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सल्फर उनके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते जाता है। ओके, एंड व्हेन वो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं तो सल्फर अगेन सॉइल में आकर के मिक्स हो जाता है। हमने देखा था कि सल्फर एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है एंड वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड जब भी रेन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स होकर अगेन अर्थ पे वापस आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सल्फर साइकिल बोलते हैं। आई होप आपको सल्फर साइकिल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल। हमने न्यूट्रिशन साइकिल के टाइप्स पहले भी पढ़ चुके हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अब हम लोग को न्यूट्रिशन साइकिल का टाइप्स पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि अगर हम लोग किसी न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं, किसी साइकिल में अगर कोई न्यूट्रिएंट फ्लो हो रहा हो तो क्या जितना न्यूट्रिएंट इनफ्लो हुआ है उतना ही आउटफ्लो होता है या नहीं। इस बेस पे हम लोग न्यूट्रिशन साइकिल को के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है परफेक्ट साइकिल, अ साइकिल इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज। जब भी एक साइकिल में जितना न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइज हुआ है, मीन्स जितना न्यूट्रिएंट का इनफ्लो हुआ है, अगर उतना ही न्यूट्रिएंट आउटफ्लो भी हुआ है तो उस साइकिल को हम लोग परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। ओके, जनरली ऑल गैसियस साइकिल आर परफेक्ट साइकिल, फॉर एग्जाम्पल वाटर साइकिल। इसके बाद हम लोग को बतलाया गया है
कि जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी गैसियस साइकिल है वो परफेक्ट साइकिल होते हैं। ओके, परफेक्ट साइकिल का एग्जांपल क्या हो गया? वाटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट है इम्परफेक्ट साइकिल, अ साइकिल इन विच न्यूट्रिएंट्स डज नॉट गेट रिप्लेस्ड एज दे आर यूटिलाइज्ड। एक ऐसा साइकिल जिसमें कि जितने न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज किए गए हैं उतने रिप्लेस नहीं हो पाते हैं, वैसे साइकिल को इम्परफेक्ट साइकिल कहा गया है। मीन्स जितने न्यूट्रिएंट्स का इनफ्लो हुआ है उतने न्यूट्रिएंट्स का आउटफ्लो नहीं हो पाया है, वैसे साइकिल को इम्परफेक्ट साइकिल कहा जाता है। अच्छा, जितने न्यूट्रिएंट्स का इनफ्लो हुआ है उतने न्यूट्रिएंट्स का आउटफ्लो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स सेडिमेंट्स में जाकर के लॉक हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, सो जनरली ऑल सेडिमेंट्री साइकिल आर इम्परफेक्ट साइकिल। ऐसा देखा गया है कि जितने भी सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं वो इम्परफेक्ट साइकिल होते हैं। ओके, से इम्परफेक्ट साइकिल का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? सल्फर साइकिल। ओके, सल्फर साइकिल में जब भी सल्फर फ्लो करते हैं तो कुछ सल्फर सेडिमेंट्स के फॉर्म में लॉक हो जाते हैं। ओके, सो वैसे साइकिल को इम्परफेक्ट साइकिल कहा जाता है। आई होप आपको परफेक्ट साइकिल एंड इम्परफेक्ट साइकिल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला टर्म है बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन लिविंग इन एन एरिया इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी। एक एरिया में बहुत सारे स्पीसीज रह रहे होते हैं, उन सारे स्पीसीज के कॉम्बिनेशन को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। उन सारे स्पीसीज में जितने भी पॉपुलेशन होते हैं उन सभी के कॉम्बिनेशन को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। बायोटिक कम्युनिटी फंक्शन एज ए डायनेमिक यूनिट। बायोटिक कम्युनिटी एक डायनेमिक यूनिट के तौर पे काम करता है। डायनेमिक यूनिट कहने का मतलब क्या है? चेंजेस विथ टाइम। मीन्स बायोटिक कम्युनिटी समय के साथ बदलते रहता है। जैसा कम्युनिटी आज है ये जरूरी नहीं कि आज से 50-100 साल बाद वैसे ही कम्युनिटी अवेलेबल हो। जैसे ह्यूमंस आज दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी ह्यूमंस उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसी टाइप से इंटरेक्ट करें। ओके, सो बायोटिक कम्युनिटी डायनेमिक नेचर का है, मीन्स वो समय के साथ चेंज होते रहता है ना। हम लोग का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? द ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ चेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ सम स्पीसीज ऑफ ए कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए, हमारे इकोसिस्टम में स्पीसीज का रिप्लेसमेंट होते रहता है। लाइक आज डॉग्स है, कल डॉग्स नहीं रहेंगे, उनके जगह पे कुछ दूसरे न्यू टाइप के स्पीसीज आएंगे। सो हमारे इकोसिस्टम में स्पीसीज का चेंज मीन्स रिप्लेसमेंट होते रहता है। इसी रिप्लेसमेंट को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन भी बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोग का क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है? द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एक बायोटिक कम्युनिटी के फाइनल स्टेज को मीन्स लास्ट स्टेज को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। दिस कम्युनिटी इज क्वाइट स्टेबल। क्लाइमेक्स कम्युनिटी बहुत ही स्टेबल कम्युनिटी होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में भी चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंज बहुत ही स्लोली होते हैं। ओके, आई होप आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्लियर होगा। किसी भी कम्युनिटी के फाइनल स्टेज को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में भी चेंजेस होते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? इट अकर्स इन एन एरिया
वेयर नो कम्युनिटी एग्जिस्ट बिफोर। जब भी सक्सेशन किसी ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी अवेलेबल नहीं थी, वैसे सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। ओके, जब भी किसी ऐसे एरिया में सक्सेशन हो जहाँ पे पहले से कोई कम्युनिटी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ना करते हैं, वैसे सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। आई होप आपको प्राइमरी सक्सेशन का मीनिंग क्लियर होगा। सॉइल इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एरिया, सो प्राइमरी सक्सेशन फर्स्ट बिगिंस बाय एंट्री ऑफ लीचेंस विच कैन इन्वेड एंड कॉलोनाइज बेयर रॉक्स। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल प्रेजेंट नहीं होते हैं। सॉइल प्रेजेंट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वैसे एरिया में पहले से कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जो कि सॉइल का फॉर्मेशन करे। सो प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट ना हो। तो उस सक्सेशन में जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिनका एग्जिस्टेंस होता है वो लिचेंस होते हैं। लिचेंस क्या होते हैं? लिचेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको सॉइल बिल्डर कहा जाता है। वे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कुछ ऐसे वीक एसिड रिलीज करते हैं जो कि रॉक सरफेस को इरोड करने का काम करता है, मीन्स रॉक सरफेस को ब्रेक करने का काम करता है, एंड वो उन रॉक सरफेस को ब्रेक करके सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, एज organic particles and sand accumulate in the tiny holes of rock, larger plants like grass also gets an opportunity to establish themselves and begin a new serial age। अब जैसे ही रॉक्स में कुछ होल्स आने शुरू होते हैं तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड सैंड जाकर के इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, एंड जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एंड जैसे ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, लार्जर प्लांट्स जैसे कि ग्रास, मैंगो, इनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है, मीन्स ये भी अब उस एरिया में ग्रो कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद एक न्यू सीरियल एज का स्टार्ट हो जाता है, एक न्यू सीरियल एज स्टार्ट हो जाता है। अब सीरियल एज क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इन द सक्सेशन ऑफ इकोसिस्टम विच इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देखिए, एक सक्सेशन में बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं, तो उस मिडिल कम्युनिटी को हम लोग सीरियल स्टेज बोलते हैं। ओके, हम लोग इसको एक डायग्राम से समझेंगे। उससे पहले हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन को देख लेते हैं। इट अकर्स इन ए एरिया वेयर सम कम्युनिटी एग्जिस्ट बिफोर। जब भी कोई सक्सेशन किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे पहले से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कुछ बायोटिक कम्युनिटी प्रेजेंट था, तो उस सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन इज मोर कॉमन देन प्राइमरी सक्सेशन एंड इट इज ऑफन ए रिजल्ट ऑफ नेचर डिजास्टर like fire, flood as well as human intervention like tree cutting। ऐसा देखा गया है कि सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा कॉमन होता है प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन होने के लिए ऐसे एरिया में सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है जहाँ पे पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, मीन्स सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे सॉइल पहले से प्रेजेंट हो। ओके, सो ऐसे एरिया में किसी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, नाउ अब सेकेंडरी सक्सेशन क्यों होता है? क्योंकि पहले वाले जो कम्युनिटी होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। पहले वाले कम्युनिटी क्यों खत्म हो चुके होते हैं? क्योंकि कुछ नेचुरल डिजास्टर आते हैं। वो नेचुरल डिजास्टर फायर हो सकते हैं, किसी बड़े जंगल में आग लग जाती है तो उसमें के कम्युनिटी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एक न्यू कम्युनिटी का जनरेशन होता है, उस न्यू कम्युनिटी को सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। ये फ्लड के कारण भी हो सकता है कि फ्लड के कारण भी किसी एक एरिया का कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, या फिर कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन भी ऐसे होते हैं जिसके कारण कि किसी एक एरिया का कम्युनिटी ख़त्म हो गया हो। ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे हो सकता है? जैसे कि ट्री कटिंग। जब भी हम लोग किसी एरिया का पेड़ काटते हैं तो उससे भी उस एरिया का
जितना भी कम्युनिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड जिसके कारण कि एक न्यू कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, जिसको कि हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। ओके, secondary succession is said to be occur when the surface is completely or largely destroyed but already been influenced by living organism and has organic compound। सेकेंडरी सक्सेशन कब होता है? जब भी किसी एक एरिया के ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, उस केसेस में सेकेंडरी सक्सेशन का इवॉल्व होता है। एंड इस केस में ऐसा देखा गया है कि सेकेंडरी सक्सेशन वैसे एरिया में होता है जहाँ के पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हो। आई होप आपको प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन का मीनिंग क्लियर होगा। प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ की पहले से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, वाइल सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में सक्सेशन होना जहाँ पे पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, वैसे सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। आई होप आपको प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन का मीनिंग क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।